हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम 8th एंड 12th हम दो पेपर करने वाले हैं। 8th भी और 12th अप्रैल का भी। ये 8th अप्रैल में भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेशन, और 12th को तो एक ही पेपर हुआ था। ये तो टोटल 3 पेपर के सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो मुझे किसी ना किसी तरह से ऐसे लगते हैं कि हाँ आपसे शेयर किए जाएं, आपको रिवाइज कराए जाएं, वो हम यहाँ शेयर करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग विद दिस वन। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक, चैप्टर या फुल कोर्स की ज़रूरत हो तो लिंक फॉर द केमिस्ट्री एकेडमी एप्लीकेशन इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ यूज़ इट, डाउनलोड द ऐप एंड feel free to ask any query related to our courses or for the JEE guidance, right? तो आइए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चूज द हैलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ है। SN1 रिएक्शन में जो रेट होगा, ठीक, SN1 रिएक्शन का रेट जो है is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन इन्वॉल्व। जो भी रास्ते में कार्बोकेटायन बन रहा है वो जितना स्टेबल होगा, रेट उतना ज़्यादा होगा। अब हमें इंडिविजुअल ABCD में दो दो ब्रोमीन, आयोडीन या दो हैलोजेंस दिए हैं, उनमें से सिलेक्ट करना है कि विच वन इज टू बी द फास्टर वन फॉर SN1। ए में आप देखिए, दिस इज द फास्टर वन। वाई? बिकॉज यहाँ से अगर हम हटाते हैं हैलोजन तो हमें मिल रहा है बेंजाइल कार्बोकेटायन, है ना। ये ब्रोमीन रहने दे और ये हटाएंगे तो इसको बेंजाइल कार्बोकेटायन मिल रहा है। प्लस डेफिनेटली ये चीज़ जेई में सीधे उतने यूज में नहीं आती, बट यस इट हैज़ दिस cyclic bromonium formation also. So this cyclic bromonium was valid for this one also, but as the ring का resonance is also there, so A के अंदर faster to react is A. By this logic, सिर्फ एक में ही A को A की साइट में फास्ट रिएक्टिविटी दी हुई है तो आंसर 2 वैसे ही हो गया। लेकिन हम बाकी भी सारे ऑप्शंस चेक करना चाह रहे हैं, तो लेट अस मूव टू B, है ना। तो B पर अगर हम आते हैं तो अगेन द कार्बोकेटायन अगर यहाँ बने तो इट इज रेजोनेटिंग, राइट। अलाइल कार्बोकेटायन यहाँ बनता तो इट इज ओनली 1 डिग्री। C में मुझे आपको याद दिलाना है कि ब्रिजहेड पर जो कार्बोकेटायन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा इस ब्रोमीन से। यहाँ से अगर हमने हटाया तो दिस विल फॉर्म अ ब्रिजहेड, इट विल फॉर्म ब्रिज हेड कार्बोकेटायन विच इज अनस्टेबल। ब्रिजहेड कार्बोकेटायन बहुत ही पर्टिकुलर कंडीशन में ही स्टेबलाइज होता है, अदरवाइज ब्रिजहेड कार्बोकेटायंस आर अनस्टेबल। तो C में आंसर आपका आएगा B, राइट। मूविंग टू 4, अगेन यू हैव 2 चॉइसेस। एक आपके पास है ये ब्रोमीन और एक ये ब्रोमीन, तो साइट टू बी यूज्ड इज A। ओके, आप A साइड से ब्रोमीन अगर हटाते हैं तो आपके पास जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ये बनेगा, विच इज़ अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन, वेरी स्टेबल। अगर हम यहाँ से ब्रोमीन हटाते तो वी वुड हैव गॉट अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन विच इज अनस्टेबल, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2. So let's move to question number 2. The major product formed
द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिलेक्ट करने का जो खास कारण है वो ये है LiBH4। NCERT में अलग से कहीं इसका ऐसा जिक्र मुझे याद नहीं जो हो। LiLH4 ऑफ कोर्स, डाइबल H बहुत जगह है, लेकिन ये LiBH4 ऐसे ही एक दो क्वेश्चन कभी जब आ जाते हैं तो हमें डर लग जाता है कि भाई NCERT से बाहर भी क्या मेंस लेता है। बट आई स्टिल सजेस्ट कि ऐसे एक दो क्वेश्चंस के लिए डू नॉट पुट एफर्ट्स, क्योंकि उसके चक्कर में आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि जो सिलेबस में होता है वो भी पीछे छूट जाता है। सो डोंट गो फॉर दैट। वंस इन अ वाइल इफ यू कैन एक्ट स्मार्टली एंड गो फॉर द आंसर, बेस्ट, अदरवाइज लीव सच क्वेश्चंस। LiBH4 ना, LiBH4 इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि NaBH4 जैसा कुछ होना चाहिए, और उस कंडीशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस नहीं करेगा। तो यस, ऐसा ही कुछ इन्होंने यूज करा है कि एस्टर इज रिड्यूस्ड बट नॉट RCOH। एसिड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, एस्टर का रिडक्शन हो रहा है। इफ दैट इज सो, हम स्ट्रक्चर जो एक्सपेक्ट करेंगे कि एसिड का रिडक्शन नहीं होगा, तो ये COOH ऐसे के ऐसे कंटिन्यू हुआ, और ये एस्टर जो है ये CH2OH बन जाना चाहिए। तो अगर ये CH2OH बन जाना चाहिए, इस वाले में दोनों रिडक्शन नो, acid reduction, ester not reduced, no. Here acid is intact. Let us see the carbon count. Yes, seems to be correct. And here both are acid. ये तो possible ही नहीं है। तो answer for this question is 3। तो अगर आप थोड़ा स्मार्टली भी एक्ट करते कि ये LiBH4 पूछा है, तो इट हैज़ टू हैव सिलेक्टिव रिडक्शन एंड द ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ एस्टर इज मोर देन एसिड। ये आपको पता है, क्योंकि डाइबल H आपको एस्टर को रिड्यूस करता है, एसिड को नहीं करता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम NCERT एंड स्टडिंग द ऑप्शंस, यू कैन go for option number 3. Moving to question number 3. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason A. Butane 1-ol, assertion में क्या दिया है? Butane 1-ol has higher boiling point than ethoxyethane. ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट क्योंकि रीज़न असर्शन मुझे ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आपसे शेयर करना है, आप पहले क्या करेंगे, आप सिर्फ असर्शन पढ़ेंगे और उसको ट्रू एंड फॉल्स मार्क कर लेंगे कि कौन सा सिचुएशन आ रहा है। तो यहाँ हमारा असर्शन इज ट्रू कि ब्यूटेन 1-ol हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, ट्रू, बिकॉज दिस इज कैपेबल ऑफ H bonds, whereas this is not capable of such intermolecular hydrogen bonding. फिर आप रीजन पढ़ेंगे और उसको ट्रू एंड फॉल्स टिक करेंगे। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। व्हेन यू गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, तो 2 ऑप्शन से हट गया। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ये भी ऑप्शन से हट गया, क्योंकि हमारे दोनों ही असर्शन एंड रीजन ट्रू आ रहे हैं। तो 2 और 4 को आपने एलिमिनेट कर दिया। बोथ A and R are true, both A and R are true। तो जो भी है 1 and 3 से हमें सिलेक्ट करना है, एंड R is the correct explanation of A और R is not the correct explanation of A. To decide this, you reread assertion and reason by putting the word because in between. मतलब butane 1-ol has higher boiling point than ethoxyethane because extensive hydrogen bonding leads to stronger association of molecule. If you find this combined statement joined with the word because to be true, go for this where R is the correct explanation. If you find that because is not making the correct statement after combining the two, you go for that reason is not explaining the assertion. यहाँ ये true है, इसलिए answer 1 है। So here why I took this particular question, to explain how you approach reason assertions, कैसे आप अप्रोच करें, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं कि रिएजेंट क्या क्या है,
लिस्ट 2 में दिए हैं कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, जिनके डिटेक्शन में, जिनके एनालिसिस में हम इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं, राइट। तो इनके देखते ही कुछ तो बहुत ही फेमस है, लेकिन नाम की जगह यहाँ उनके रिएजेंट का केमिकल लिखा है, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड is stabilized by citrate salts. This is Benedict reagent या Benedict solution, जो भी आप इसे नाम दें, and it is same as Welling. So A will be used for, इस पर्टिकुलर के लिए A इस्तेमाल होगा जहाँ अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड थर्ड में है, तो हम कहेंगे कि A जो है वो अल्डिहाइड को चेक करता है, दैट इज थर्ड। हाँ, जैसे फेलिंग की बात है वैसे ही यहाँ एक कार्बन बढ़ा के दिया है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। अगर ये PHCHO होता तो बेनेडिक्ट ऑफ फेलिंग फेल होते हैं फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, दे गिव राइट और करेक्ट टेस्ट, है ना। और टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है कि जो भी अल्डिहाइड है वो इस कॉपर के जो रिएजेंट है ना, कॉपर 2+ सल्फेट स्टेबलाइज बाय दिस, तो बेसिकली व्हाट वी हैव इज कॉपर ऑक्साइड। जब हम इसे हीट करते हैं, कंडीशंस अल्कलाइन रहती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट हमें मिलेगा, और ये जो कॉपर +2 ऑक्साइड है ये C2O में जाकर आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, जहाँ ये एकदम क्लियर ब्लू सॉल्यूशन, वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का अपीयरेंस, बट दिस टेस्ट फेल्स फॉर बेंजल्डिहाइड। तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल कि बेंजल्डिहाइड तो नहीं दिया है, तो ए का मैच थर्ड होना चाहिए। यूजिंग दिस 1 and 2 are out, but 3 and 4 still in the race. Let us move next. Neutral FeCl3 solution. This is the test used for phenolic और इनोलिक OH, है ना, उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बाय दैट थिंग इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर 4, है ना। तो B के लिए हम 4 का मैच देखते हैं, बिकॉज इट इज द टेस्ट फॉर फिनॉल अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलरेशन, अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन। ये कहाँ है? ये जो C वाली बात कही गई है, क्या कहा गया? इट इज क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ऑन C ये रिएक्शन है, इट इज अ वेरी वेरी फेमस रिएक्शन कॉल्ड कार्बिल amine test, carbylamine test or carbylamine reaction. It is used for 1 degree amine, right? It is used for primary amine. So ये C का मैच आपको जाएगा with 2. So C का match is 2. After this you end up, that answer has to be 4. Potassium iodide and sodium hypochlorite, that is the indirect usage for iodoform test. Okay, Ki and NaOCl, this is ultimately forming NaOH plus I2 and KCl. So NaOH plus I2, this is iodoform test, और iodoform test है, so it should be a combination with 1, and therefore answer is 4. A का third, B का fourth, C का second and D का 1, right? So question number 4, it is an important question that besides learning the test के name, you should also be clear related to the reagents which are mentioned and on which they are applicable. Okay, so let's move to question number 5. Match list 1 with list 2. Again it is a reagent and a product case, लेकिन इस बार टेस्ट नहीं, आपको डाइजोनियम की रिएक्शन पूछी। डाइजोनियम की रिएक्शन NCERT में 2 पेज का चैप्टर है, बट हर साल इसमें से क्वेश्चन है।
तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायजोनियम को अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट कराया गया। अब फर्स्ट ए देखिए आप, इट इज़ यूज्ड विथ PHNH2, and let me remind you, in some of our earlier video we have already done this shorthand, Vipasha Roy, right? So aniline के साथ we'll get yellow colored dye. So it is going to be a diazo coupling reaction, N double bond N, NH2, and this is a yellow diazo डाई। आपको येलो कलर डाइजो डाई जो है ये मिलेगी। ठीक, ये है आपका ऑप्शन ए का आंसर। ऑप्शन बी जो है वो HbF4 से रिएक्ट कराया गया है। तो डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HbF4 कौन सी रिएक्शन है? बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इट इज बाल-शीमन रिएक्शन and we get fluorobenzene. In fact, it is the only method to have a good yield fluorobenzene. C, copper plus HCl. Copper plus HCl is Gattermann reaction, and or CuCl plus HCl is Sandmeyer. यहाँ copper plus HCl combination है. Yes, we get chlorobenzene, and the reaction is Gattermann, CuCN KCN। पूरे चैप्टर में वो 2 पेज पे पूरा सवाल बन गया है ना। CuCN KCN ये सैंडमेयर है। When copper plus 1 salt along with KCN or HCl or HBr, ये सैंडमेयर कॉम्बिनेशन है। and here we will get benzonitrile, right? हाँ, ये कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो हमने रिएक्शन लिखी हैं उस हिसाब से। A third, B first, C 4, and this is 2. So 3 1 4 2, 3 1 1 4 2. Answer is 4. Answer is 4. Right? So diazonium is very important. Please go through it. उसके सारी reactions एक जगह अच्छे से लिख कर और रिपीटेड रिवाइज करते रहें। ना मिथाइल ऑरेंज इज समथिंग जिसका स्ट्रक्चर वगैरह आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अलॉन्ग विद अ लिटिल डिटेल जो आपको मैं रिवाइज करा दूं। यहाँ मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक एसिड। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर क्या है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है सल्फेनोलिक एसिड का डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स ऑन NN डाइमिथाइल एनिलीन। कैसे बनता है पहले मैं ये आपको यहाँ लिखूं। प्रिपरेशन जो है इसकी, सल्फेनोलिक एसिड क्या होता है? SO3H इसका हम बनवाते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ये बना आपका डायजोनियम सॉल्ट SO3H प्लस Cl-। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो इट इज़ अ डायजो कपलिंग। ये डायजो कपलिंग यहाँ से इस तरीके से होती है, N डाइमिथाइल और ये स्ट्रक्चर आपका SO3 है ना। अब इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये क्या मीडियम होगा, किस कंडीशन में ये कैसा बिहेव करेगा। तो ये आपका मिथाइल ऑरेंज का ओवरऑल सॉल्ट होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। नाउ मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक एसिड। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट इट इज नॉट अ वीक एसिड, है ना। इट इज नॉट एट ऑल अ वीक एसिड, इट इज दिस ब्राइट कलर कंपाउंड। एंड इफ दिस इज सो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक, तो बोथ ये ऑप्शंस चले गए। 1 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन में बचा। अब हमें सेकेंड ऑप्शन और देखना है। द बेंजीनॉइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज मोर इंटेंस or deeply colored than quinoid form. No, this language is valid for phenolphthalein. So both these statements are incorrect and therefore answer is
करेक्ट, इसका आंसर होगा 3। अब मिथाइल ऑरेंज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और ऐड करूं कि इट इज मोर टुवर्ड्स दिस रेडिश और ऑरेंजिश व्हेन यू मेक अ पीएच बिलो 3.1। ओके, और जब आप अल्कलाइन की तरफ जाते हैं तो इट बिकम्स मोर येलोइश, येलो की तरफ आता है अराउंड 4.4 एंड अबाव। ओके, सी द शिफ्ट like this, red, lighter red, orangish होते हुए it becomes yellow. This is how the transition takes place. अब आप जब below 3.1 पर होते हैं, pH आपका जब more acidic आपने कर दिया, pH की वैल्यू आपने कम कर दी, तो यहाँ पर ये जो साइट है ना, यहाँ एसिडिफिकेशन हो जाएगा। अब कोई भी एक साइट पर जब एसिडिफिकेशन हो गया तो एज अ रिजल्ट यहाँ इस पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस टूट जाएगा, रेजोनेंस ब्रेक हो जाता है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस उतना नहीं रहता और इसलिए कलर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देयर इट इज कॉल्ड यूज्ड एज अ इंडिकेटर फॉर एसिड बेस titrations, right? So it is a important question for you. Please revise all the indicators जिनका जिक्र आपकी लैब मैनुअल में है या आप जो भी सीबीएसई बोर्ड्स के लिए मैनुअल इस्तेमाल करते हैं वहाँ आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी, इनके स्ट्रक्चर वगैरह, प्रिपरेशन, किस पीएच रेंज में कलर कैसा होगा, ये थोड़ा आपको रिवाइज कर लेना बनता है। वैसे भी अब दिन कम है तो दिस इज द टाइम टू रिवाइज द फैक्ट सो दैट यू कैन जस्ट गो देयर एंड हिट इट, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 8, इस सवाल को लेने का क्या पर्पस, वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आइए मैं बताती हूँ। देखो, मैग्नीशियम फॉलोड बाय वाटर, अब मेजर प्रोडक्ट खास तौर से इन्होंने लिखा। अब जब मैं इस सवाल को मैग्नीशियम से लूँ तो ये मेरा स्ट्रक्चर बनना बिल्कुल बनता है, ये ग्रिग्नार्ड मैंने बना लिया। अब होगा ये कि डेफिनेटली मेरी जो पहली इच्छा होगी कि वाई नॉट इंट्रामोलिकुलर अटैक, तो यस वाई नॉट, है ना, और मैं इसे O-H2, है ना, और यहाँ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लूँगी और सोचूंगी ऐसा स्ट्रक्चर आंसर में दे दे, फॉलोड बाय वाटर और 3 की रिंग, और बिल्कुल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो स्ट्रक्चर को मुझे मैच भी करा रहा है। सो बिल्कुल आपका इच्छा हो सकती है ऑप्शन नंबर 2 पर, बट नो, यहाँ मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर ही इसीलिए आई हूँ कि याद करिए ग्रिग्नार्ड अगर 3 की रिंग पर अटैक करता भी है तो ये तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन ही दिखाता है ना, आप ये आंसर टिक करके नहीं आएंगे। ये तो 3 की रिंग इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, इट ओपन्स द रिंग, यही तो यहाँ पर टेंडेंसी देखने को मिलती। ये स्ट्रक्चर बनेगा एंड देन इट विल गो फॉर वाटर और न्यूट्रलाइजेशन। तो डोंट टेक दिस रिएक्शन, इंस्टेड व्हाट टू बी टेकन, आप उसकी जगह इस पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड को अब दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करवाएंगे। ठीक, ये जो है यहाँ से इस पर अटैक करे तो ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से पर अटैक कर गया, OBr, H3, H2 और ये Br, मतलब कॉम्बिनेशन, कपलिंग, ठीक, फॉलोड बाय वाटर। ऑप्शन 4 इज द आंसर। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपको अब समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का लेने का पर्पस मेनली 2 क्यों नहीं है ये हम करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये याद दिला रही हूँ कि 3 की रिंग्स हमेशा अपने सेटअप फंक्शन में एक्सेप्शनल सा बिहेव करती हैं, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो जो अल्कीन जैसा बिहेव करेगी, चाहे वो ये एजरिडीन हो, है ना, जो बेस की जगह एसिड के जैसा बर्ताव करती है, साइक्लोप्रोपेनोन हो जो कार्बोनिल की जगह एसिड डेरिवेटिव्स रिंग ओपनिंग करके ना ऐसे नहीं वैसा बर्ताव करती। तो रिमाइंडर इज रिमेंबर रिंग का बिहेवियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन आर। ठीक, देखिए बहुत स्पेसिफिकली आपको
2 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस दे रखा है, क्योंकि ये जो कंपाउंड दिया है ये बहुत ही फेमस स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड जो है वो डाई बेसिक एसिड की तरह बर्ताव करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें दोनों H प्लस चले जाएंगे और ये डाई अनायन जो बना ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हुआ एक एरोमेटिक कंपाउंड बने। का रेजोनेंस इस तरीके से माइनस डबल बॉन्ड हो। अब आप इसको ले लेंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो इक्विवेलेंट बने और ऑक्सीजन चार्ज जो है, ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन, यही आपके चार्ज बियरिंग एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स थे जो चार्ज बियर कर रहे हैं, है ना। अब मैं अगर इस स्ट्रक्चर को बनाऊंगी तो आई विल गो बैक टू, so ultimately there are 4 resonating structures and all 4 are equivalent. So I'll write 4 equivalent resonating structures हमें, है ना। आइए अब हम आंसर करते हैं। तो फर्स्ट compound B is aromatic. This is our compound. Yes, it is aromatic. 4n plus 2 will be taken as 2, n equal to 0. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यही साइकिल के अंदर घूम रहा है, ये बाहर के डायनाइन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये गया क्योंकि इसने बी, सी और डी का ही मेंशन किया है। मूविंग टू बी ऑप्शन, द कंप्लीशन ऑफ अबाव रिएक्शन इज very slow. No, it acts as a very good acid. This statement is false. ये false है, it is not slow. So ये गया। C नहीं है, sorry, B is not the correct statement. B is not the correct statement. I expect 4 सही होना चाहिए। C, A shows tautomerism, yes. The bond length CC in compound B are found to be same. As I told you, 4 equivalent RS. तो carbon-carbon bond length are equal. So answer is absolutely correct. Moving to question number 10. ETO minus heat और जो कंपाउंड है वो डाइकार्बोनिल। मैं कार्बोनिल, IUPAC नंबरिंग नहीं है बेटा, मैं सिर्फ रिलेटिव पोजीशन लिखना चाह रही हूँ। इस पर अटैक लूंगी, इस साइड से अटैक नहीं यूज कर रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज द स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल। Now what I want to say is कि ये तो पक्का है कि ये रिएक्शन जो है देखिए कितने हैं, 4, 5, 6, ये है आपका स्ट्रक्चर। अब मेरे पास एक साइड को मैंने 5 नाइम दिया है, एक को 6। मैं ETO माइनस से अगर हटाती भी एसिडिक H तो मेरे पास 2 इनोलेट बनने का चांस है ना। 2 इनोलेट या तो मैं 5 से हटाऊंगी और या मैं 6 से अनायन बनवा, राइट। बीच में हमारे 4 कार्बन्स हैं। अब अगर मैं इससे अटैक लूं तो मेरे पास 1, 2, 4, 5 मेंबर रिंग बनेगी और अगर मैं इससे अटैक लूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दिस इज फॉर्मिंग 7 membered ring and this is forming 5 membered ring. I think all of you know that 5 is more stable. तो कौन सा अटैक होना चाहिए? So therefore this will give us the major product. So 5 member ring, rest you know it is aldol. Attack कौन सा होना है? Answer is 3, right? Moving to question number
11, हाँ 11 में जाने से पहले यहाँ ये बता दूं कि अभी तो दोनों कीटोन हैं। अगर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन दिया हो तो इनोलेट आप बनाएंगे कीटोन का और अटैक करेंगे अल्डिहाइड पर, और उससे रिलेटेड आप स्टेबल रिंग आंसर देकर आएंगे। नंबर 11, इट इज अ सीक्वेंशियल रिएजेंट क्वेश्चन। क्या दे रखे हैं जरा देखें, सारे एक एक करके बनाते जाते हैं। हमें डबल बॉन्ड और पर जो OH दे रखा है, सबसे पहले SOCl2 will form COCl. Then number 2 is RNH2, primary amino acid chloride, amide बन जाएगा। तो let us have amide HR। अब रिडक्शन कराया गया है LiAlH4। ये मैं आपको दोबारा कराऊं, है ना, लास्ट एपिसोड में भी हमने करा था। नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, लेकिन अमाइड्स का जब रिडक्शन होगा तो सारे एसिड एसिड डेरिवेटिव अल्कोहल बनाते हैं, बट अमाइड क्या बनाती हैं, अमीन्स। तो ये बनेगा H2NHR। ये हाइड्रोलिसिस इसी के अनायन जो कहीं बना होगा उसी के लिए यूज किया जाएगा। तो आंसर हैज टू बी थर्ड। Answer for this question is third. It is ultimately going to be formed a 2-degree amine and no disturbance on double bond. Double bond पे किसी तरह का कोई disturbance तो नहीं मिलेगा। यहाँ एक reminder ये, on the same carbon nitrogen and oxygen are not stable like hemiacetal। तो ये अगर बना है तो ये तो अल्डिहाइड में ब्रेक हो जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये 1 तो देखते ही आपको रिजेक्ट कर देना था। 4 का जहाँ तक सवाल है, LiLH4 के बाद ये ग्रुप जिंदा होना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक, तो कुछ तो आप ऑप्शन देखकर ही हटा दे सकते हैं, ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ ये Cl ये कहाँ से आया, तो आंसर इज थर्ड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। इन एन ऑलिगोपेप्टाइड विच इज स्मॉलर साइज पेप्टाइड, क्योंकि पेप्टाइड तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं ना। ऑलिगोपेप्टाइड मतलब समथिंग जिसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेंजिंग फ्रॉम आई थिंक 2 to 10। इन एन ऑलिगोपेप्टाइड नेम्ड alanine, glycine, phenylalanine, isoleucine, the number of sp2 hybridized carbon is। यहाँ पर देखिए कितने अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन दे रखी है, एलेनिन 1, ग्लाइसाइल 2, फिनाइलएलेनिन 3, आइसोल्यूसिन 4। तो ये टेट्रापेप्टाइड है और उसके अंदर नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछ रहा है। ऑर्डर हमेशा याद रखिए, जिस तरह का ऑर्डर दिया है वही आपकी सीक्वेंस इन पेप्टाइड होना चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ द पेप्टाइड फॉर यू। इट इज अ टेट्रापेप्टाइड। मैंने आपके लिए पहले ही यहाँ स्ट्रक्चर्स लिख लिए हैं। ऑफ कोर्स ये आपको याद होने चाहिए, ये याद रहेंगे तो इट विल बी मच मच ईजियर। तो सबसे पहले एलेनिन H3CHCOOH NH। ठीक, उसके बाद है ग्लाइसिन, तो अब यहाँ से ये शुरू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट COH2NH के बाद है फिनाइल एलेनिन। अब हमें फिनाइल एलेनिन शुरू करना है। सो COCH यहाँ NH आ जाएगा, CH में ऐड हो जाएगा CH और ये फिनाइल रिंग बनाई मैंने। लास्टली इट इज आइसोल्यूसिन। तो अब मुझे बनाना है आइसोल्यूसिन। तो इस NH से आगे मैं यहाँ पढ़ूँ COH NH2 और जो ये आपका आइसोल्यूसिन का पार्ट मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए हमसे पूछा है कितने sp2 कार्बन्स हैं, तो लेट अस काउंट 1 2 3 और 4 तो यही हो गए। ठीक, और 6 इसके अंदर होंगे। ठीक, तो 6 to 10 यहाँ प्रेजेंट है, करेक्ट। 6
7, 8, 9, 10. So how many total? So answer is 10 sp2 carbons are there in this tetrapeptide. आपको स्ट्रक्चर लिखना याद होना चाहिए. It starts from left to right and here are your amide linkages. आपने amide linkages यूज करे हैं. If it is a tetrapeptide तो 3 amide linkages present होंगे. ठीक, n-1 is the count of peptide linkage. Question number 13. बहुत ही सिंपल बट बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि याद ही नहीं आता है मौके पर. ये जो फर्स्ट स्टेप दिया ना इन्होंने, ये OC2H5CH, ये जो दे रखी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैंने यहाँ दोबारा लिखा है. इट इज़ NH4Cl एंड देन H2SO4H+. ये बहुत ही फेमस स्ट्रैकर सिंथेसिस है. और ये स्ट्रैकर सिंथेसिस जो है आपको कहाँ दिखती है, कहाँ पर है ये? अमीनो एसिड प्रिपरेशन. इट इज अमीनो एसिड प्रिपरेशन. ये खास इसलिए है, क्या है ये रिएक्शन स्ट्रैकर? इट इज अल्डिहाइड प्लस NH4Cl प्लस KCl. अब ये याद नहीं रह सकता कि किस चीज़ को पहले रिएक्ट कराना है. पहले मुझे अमोनिया का एडिशन अंडर एसिडिक कंडीशन, क्योंकि ये क्या है, ये अमोनिया डॉट HCl, या साइनो का एडिशन कराना है. तो ये याद कराना है, ये फर्स्ट इज अमोनिया एंड देन उस पर सेकंड इज KCl. स्ट्रैकर की एक ही प्रॉब्लम है, बस सीक्वेंस अटैक किसका पहले लेना है ना. तो मैंने कहा अटैक पहले आपको अमोनिया का लेना है. तो CHOOCH5 प्लस अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इमीन बन जाएगा. ये बन गया CH2 H डबल बॉन्ड NHO2H5. ठीक, अब इस पर आप अटैक लेंगे KCl एंड फॉलोड बाय H2SO4, फॉलोड बाय H2SO4 आप लें पर. तो ये बनेगा CH2HCnNH माइनस, है ना, फॉलोड बाय H प्लस, तो NH2 हो जाएगा. और यहाँ आ जाएगा आपका OCH5. स्टिल नॉट A, क्योंकि एक तरह से आपको H2SO4H प्लस जो दे रखा है, दिस विल टेक यू टू CH2H NH2OOH OC2H5. अब आया आपका A. ये देखिए आपका अल्फा अमीनो एसिड तैयार हो गया. ठीक, अब क्या दिया हुआ है? अब आपको दिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर 2 इक्विवेलेंट. नाउ विच इज मोर एक्टिवेटिंग? तो मोर एक्टिवेटिंग इज दिस. इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना. और ये कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. NH2OOH OC2H5 NO2 NO2. ये आपका बना. ठीक, अब इस B पर बड़ी लंबी कहानी है. सबसे पहले एसिटाइलेशन किया गया है ना. एसिटाइलेशन अमीन का होगा और कहीं नहीं. आइए इसे बढ़ाएं आगे. नाउ दे आर डूइंग एसिटाइलेशन ऑन दिस B. अब इस पर AC2O. AC2O will give us H2H NHACOH OCH5 NO2 NO2. ठीक, नाउ इथेनॉल एस्टर बनेगा. तो इथेनॉल के साथ heat, it is an esterification reaction. Then it is reduction, hydrogen पैलेडियम कार्बन रिडक्शन है. यस, तो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम कार्बन. तो एस्टर्स रिड्यूस नहीं होते हैं इस कंडीशन. तो ऊपर पूरा का पूरा यही पार्ट, सिर्फ ये दोनों साइड्स NH2 में रिड्यूस हो गई. एंड देन द लास्ट स्टेप इज HNO2 फॉलोड बाय NaI.
डायजोनियम की रिएक्शन है, ये दोनों साइड्स अब चेंज हो जाने वाली हैं, करेक्ट। और ये साइड्स क्या बनाएंगी, आइए उस स्ट्रक्चर को फाइनली हम बनाएं। ठीक, अमाइड भी रिड्यूस नहीं होता है विथ CO विथ हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, आयोडीन iodine OCH5, this should be our structure for the final product, जिसका नाम दिया है इन्होंने D। आइए इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है D। अब इसमें हमें कार्बन हाइड्रोजन गिनकर उस गिवन फॉर्मूले से मैच कर लेना चाहिए कि आ रहा है या नहीं। चलिए 6 कार्बन, 7 8 9 10 11 राइट, 12 13 14 15, तो C तो हमारे 15 आ रहे हैं। ठीक, आयोडीन ऑफ कोर्स दिख ही रहे हैं 2 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन सीम 4, हाइड्रोजन इट सीम्स टू बी 19। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला है D का, थोड़ा हम यहाँ नोट कर लें। D का फॉर्मूला हमें मिला है C15 H19 NO4 I। तो हमें कार्बन का काउंट पूछा गया विच इज कमिंग 15, दैट क्लियर। सो यस, द आंसर वी गॉट, आंसर इज, moving to the next question, the mass of ammonia produced when 131.8 kg, please mind it very carefully, kg of cyclohexane कार्बल्डिहाइड, ये मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। cyclohexane कार्बल्डिहाइड, special method when carbon of aldehyde is not part of the parent chain, undergoes Tollens test। Tollens test मतलब डायमीन सिल्वर 1 से रिएक्ट करेगा, है ना, नाइट्रेट रहता ही है, इसके साथ ही रिएक्शन होती है। और आपको क्या बताना है, अमोनिया, और उसका भी आंसर केजी में आपको देना है। चलिए रिएक्शन का कंडीशन अमोनिया की वजह से बेसिक होती है, तो ये तो आपका चला गया, सिल्वर आपका रिड्यूस होता है तरीके से, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर्टिकुलर जगह पर, इसको थोड़ा सा मैं अगर स्ट्रक्चर वाइज लिख दूँ, इट इज़ कार्बन ऐसा, तो ये यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का कंट्रीब्यूशन 0, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, तो -1, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में +2, सो दिस इज +1। और व्हेन इट इज फॉर्मिंग कार्बोक्सिलेट, तो कार्बन जो है +3 में आएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और सिल्वर जो है यहाँ आ रहा है तो इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। टू बैलेंस द रिएक्शन, आई थिंक आप सब एग्री करेंगे कि इट शुड गेट मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक, अब आपके पास यहाँ एक अमोनियम तो खर्चा हो गया, और यहाँ टोटल कितने आपके डायमीन सिल्वर 1 में आए थे, 4 अमोनिया आए थे, एक आपका खर्चा हो गया, 3 अमोनिया बनकर रिलीज, तो 3 अमोनिया आपके रिलीज होने चाहिए 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। Now the point is, what is the molecular weight of this cyclohexane कार्बल्डिहाइड? Molecular weight is 112 grams, right? यहाँ दिया 131.8 kgs. So let us see how many moles. अगर इसको अगर kg में देना है तो 112 upon 1000 kg, ठीक, तो moles in 131.8 kgs will be 131.8 upon 112,000, इतने मोल्स ऑक्सीडाइज हुए। ठीक, 1 मोल से आपको अमोनिया जो बन रही है वो कितनी बन रही है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 17, तो 3 × 17 ग्राम्स, या आप कह सकते हैं 51 upon 1000, करेक्ट। तो अब इससे कितनी बनेगी, 1 से इतनी बनती है, तो इससे कितनी बनेगी, तो वील राइट 51 upon 1000, ठीक,
multiplied by 131.8 upon 112,000 kgs. Solve this and you will get the answer, right? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 60.07 kgs पर आ रहा है. तो डेफिनेटली द आंसर जो आप टिक करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, इज 60. इस क्वेश्चन को लेने के जो कारण हैं, एक तो ये बैलेंस रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, कितना अमोनिया बनता है, कैसे रिएक्शन को आपको हैंडल करना है. और दूसरा ये याद दिलाना कि यूनिट्स आपको बहुत ध्यान से देखनी है. ग्राम्स में पूछा है, मोल्स में पूछा है, केजी में पूछा है, मिलीग्राम में पूछा है. अदरवाइज सब कुछ करने पर भी अगर एंड मोमेंट में थोड़ी भी लापरवाही हुई, आप नुकसान उठाएंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग एक्स्ट्रा गिफ्ट में आएगी. तो बी वेरी कॉशियस while doing such questions. Okay, they are very scoring once you are on the right track. तो इसी के साथ हमारा 20th एपिसोड, जिसमें हमने 8 अप्रैल के दोनों पेपर और 12 अप्रैल 2023 का जो एक पेपर हुआ था उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग देयर कॉन्सेप्ट, मॉडिफिकेशन और किस तरीके से जा सकते हैं, सारा पार्ट डिस्कस किया. आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. टू लिसन टू द मेटिकुलस डिटेल्स दैट आई शेयर, है ना. आंसर तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, बेसिक सोल्यूशन भी आपको कहीं मिल जाएंगे, बट किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये डिस्कशन पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें. स्मार्टली कैसे ऑप्शंस के थ्रू आंसर आ सकता है, टाइम कैसे सेव हो सकता है, प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी है, पेपर अप्रोच करते वक्त माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इन डिस्कशंस को आप थोड़ा ध्यान से देखें. दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑन योर फाइनल डे. एंड जैसा कि कल एनटीए ने अनाउंस किया कि अब आपको बीटेक के पेपर्स के लिए 3 दिन आई थिंक 24, 25, 26 3 मोर डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. तो डेफिनेटली आप अगर और फर्दर रिविजन वगैरह करना चाहेंगे तो यूज दीज 3 days वाइजली एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव फर्दर. चलिए तो फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलिए फिर दोबारा मिलते हैं आगे के पेपर डिस्कशन के साथ. हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ. Okay, if you need any particular chapter wise course or even JEE advanced full year long course for JEE 2026, not only 25 but 26, then do download the app and start your preparation now. So take care. See you again in the next video. Bye bye. Thank you.